नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें अभी हम पिछले वीडियो जो चालू किए वापस, वो आपकी कर व्यवस्था है। कर व्यवस्था में एक क्या क्या अभी हमने पढ़ा हुआ उस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहले हमने एक देखा हुआ था कि अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार कर की क्या परिभाषा दी गई है। तो इसमें हमने डॉल्टन का, फिंडले सिराज का और टेलर का उसमें मत देखा था। इसके अलावा सरकार क्यों कर लगाती है या कर लगाना क्यों आवश्यक है, इस चीज़ को हमने देखा था। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उसमें क्या गुण होते हैं, इन चीज़ों को हमने देखा था। और इसके बाद हमने कुछ कर के सिद्धांत देखे थे, सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं कर के। और इसके अलावा देखा था हमने कि कर की क्या क्या प्रणालियाँ होती हैं, मतलब टैक्सेशन सिस्टम जो है हमारा, ये उसमें टैक्सेशन मेथड्स कौन कौन सी प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो आपका प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है, ठीक है, इन सभी सिस्टम को हमने वहाँ पे देखा हुआ था। अब आज जो चालू करने वाले हम वो है आपका प्रत्यक्ष कर। अब देखिए, जो कर की व्यवस्था है वो प्रणालियों के आधार से अगर हम छोड़ दें, लगाए जाने वाली व्यवस्था के आधार पर देखें या वसूले जाने के आधार पर देखें, तो उसमें दो प्रकार के कर होते हैं। ठीक है, कौन सा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो अभी जो हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पर वो है आपका प्रत्यक्ष कर। तो चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष कर। अब देखो, प्रत्यक्ष कर जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रत्यक्ष जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, है ना। मतलब डायरेक्ट का ही मतलब क्या है, प्रत्यक्ष का ही मतलब क्या है कि सीधे क्या किया जा रहा है, व्यक्ति से वसूला जा रहा है। तो पर ये जो सीधे व्यक्ति से वसूला जा रहा है, ये तो हमारी समझ के लिए हो गया, पर परिभाषा के आधार पर जब हम इसको लिखने जाएंगे तो हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। परिभाषा के आधार पर हमको जैसा इकोनॉमी में लिखा जाता है, जैसा जो तकनीकी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनका हमको यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन तकनीकी शब्दों में आपको सिर्फ दो शब्द याद रखने हैं। एक शब्द क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, दूसरा शब्द क्या होता है, टैक्स इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, करापात बोलते हैं। और जो आपका टैक्स इंसिडेंस है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कराघात बोलते हैं। यहाँ पे करों का भार लिखा हुआ है, उसी के लिए एक शब्द क्या होता है, कराघात। तो इन दोनों शब्दों को आपको अच्छे से समझ के रखना है, प्रत्यक्ष कर के केस में भी और अप्रत्यक्ष कर के केस में भी। ठीक है, इन्हीं के दोनों के शब्दों के आधार पर हमारी परिभाषा तैयार होगी। तो पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद इन दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा बना देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि करापात का मतलब क्या होता है और कराघात का मतलब क्या होता है। तो करापात का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, मतलब जो सत्ता द्वारा, शासन द्वारा, सरकार द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। ठीक है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है का मतलब कि अल्टीमेटली टैक्स किसको देना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि कराघात का मतलब होता है कि टैक्स हमको पे करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, हमको टैक्स कौन पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे क्या लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए हम चीज़ें समझते हैं सीधे परिभाषा के आधार पे। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष कर के आधार पे, कि प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझो। तो जब ऐसा कोई भी कर जिसमें करापात और कराघात, मतलब टैक्स जिसके द्वारा पे किया जा रहा है और टैक्स अल्टीमेटली जिस पर उसका बोझ पड़ता है, भार पड़ता है, जब दोनों बिंदु, करापात और कराघात के दोनों बिंदु एक ही व्यक्ति पर पड़ेंगे, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं, वैसी व्यवस्था, कर की व्यवस्था जिसमें करापात और कराघात क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ते हैं। और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा इसको, कि समझिए आप क्या है, जीएसटी पे करते हैं। अगर आप कहीं कोई होटल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो आपको सेवा शुल्क देना पड़ेगा 18%, बैंकिंग सेवाएं ले रहे हैं तो आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी कोई वस्तु खरीदे तो उसके लिए आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास क्या है, हमारा रेस्टोरेंट वाला। आप सब क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट में जब आप बिल बनवाएंगे तो देखेंगे, अगर आपको 1800 रुपये का बिल बना हुआ तो उसमें 18% क्या लगता है, जीएसटी लगता है। जितने का भी आपका बिल बना उसमें 18% जीएसटी लगता है। अब वो जीएसटी आप सरकार को पे नहीं कर रहे हैं, वो जीएसटी आप किसको पे कर रहे होते हैं, उस समय तत्क्षण आप किसको पे कर रहे होते हैं, उस व्यापारी को पे कर रहे होते हैं। तो एक वो व्यापारी बाद में किसको पे कर देगा, आपकी तरफ से सरकार को पे कर देगा। ठीक है, मतलब सरकार ने जीएसटी आपसे वसूला, पर डायरेक्ट आपने सरकार को पे नहीं किया, आपने व्यापारी के माध्यम से सरकार को पे किया। तो यहाँ पे अगर अब इस केस में देखा जाए तो जो करापात है, जो
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है वो किस पे पड़ा, उपभोक्ता पर पड़ा, ग्राहक पर पड़ा, हम पर पड़ा, हमने जिनने वहां जाके खाना खाया और 18% जीएसटी उस बिल के माध्यम से हमने पे किया, बराबर। तो करापात यहां पे किस पे पड़ा, हम पे पड़ा, ग्राहक पे, उपभोक्ता पे पड़ा। जबकि कराघात किस पर हुआ, मतलब टैक्स पे करता हुआ कौन दिखाई दिया वहां पे, तो व्यापारी दिखाई दिया। दरअसल वो पे टैक्स हम कर रहे हैं पर हमारी तरफ से कौन क्या कर रहा है वहां पर, व्यापारी कर रहा है। तो आपको अप्रत्यक्ष कर में समझ में आया होगा कि करापात मतलब क्या हो गया कि जिस पर वाकई में प्रभाव पड़ता है, जो वाकई में टैक्स दे रहा है, जैसे जीएसटी केस में जनता टैक्स दे रही है। और कराघात का मतलब क्या होगा, जो टैक्स देता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, प्रतीत होता है, तो वो कौन हो गया आपका, एक तरीके से देखा जाए तो व्यापारी हो गया। तो ये तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर वाली बात हो गई। अब इसी को आप प्रत्यक्ष कर के केस में देखिए, तो जब आपका करापात और कराघात सेम बिंदु पर हो जाए, अभी अप्रत्यक्ष कर में केस में क्या था, करापात और कराघात अलग अलग बिंदु पर था, करापात उपभोक्ता पे था, कराघात व्यापारी पे था। अब ये दोनों जब एक ही बिंदु पे हो जाएं तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष कर आप किस रूप में देते हैं, सामान्य तौर पर आयकर के रूप में देते हैं, इनकम टैक्स जो भरते हैं आप, वो क्या है, प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे देखिए, आपने साल भर में जो भी इनकम क्या की है, सृजन की है, अर्जित की है, उस पे आपको क्या भरना पड़ेगा, वित्तीय वर्ष पूर्ण होने पे टैक्स देना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो इस पे करापात मतलब जो आप टैक्सों का जो भार है वो भी आप पे पड़ेगा, और पे भी आपको ही करना पड़ेगा, मतलब कराघात भी आप पर ही शो होगा। तो आप बोझ भी आप पर ही पड़ रहा है और पे भी आपको ही करना पड़ेगा। तो जब करापात और कराघात एक ही बिंदु पर हो जाते हैं तो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, और जब करापात और कराघात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं तो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया हो आपका प्रत्यक्ष कर टेक्निकल शब्दों में हमको थोड़ा सा कैसे लिखना है। अब आता है कि प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसका भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, करदाता उसका भार दूसरों पर नहीं टाल सकता है। सिंपल सा बात है, आपको ये तो समझ में आएगा होगा इतना डिस्कशन के बाद कि भाई करापात जिस पर लगाया गया है उसी को ही क्या, कर जिस पर लगाया गया है उसी को ही क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वो दूसरों पर अपने बोझ को शिफ्ट नहीं कर सकता, जबकि अप्रत्यक्ष कर में कर के बोझ को दूसरों पर शिफ्ट किया जाता है। कर का वहां पे जो बोझ होता है, प्रत्यक्ष कर में अगर आप जाएंगे तो कर का बोझ व्यापारी पर होता है, पर व्यापारी द्वारा शिफ्ट कर दिया जाता है जनता पर। ठीक है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन डॉल्टन के अनुसार और जेके मेहता के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। हमने जो हमारी जो परिभाषा पढ़ ली है वो एकदम परफेक्ट परिभाषा है, पर इन नामों को भी आप एक बार देख के रख सकते हैं। डॉल्टन क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष कर का भुगतान वास्तव में वही व्यक्ति करता है जिस पर वैधानिक रूप से लागू होता है। सिंपल सी प्रक्रिया है। तो भाई वैधानिक रूप से सरकार ने कानून बनाया हुआ है, सरकार टैक्स वसूलने के लिए कानून बनाती है, संसद से वो कानून पास होता है, जब कानून पास होता है तभी क्या है, उतना टैक्स वसूला जाता है। सिंपल सा पॉइंट है। इसके अलावा जेके मेहता साहब क्या बोलते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह है जो पूर्ण रूपेण उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। ठीक है, तो जिस पे लगाया गया है मतलब हम पे लगाया गया है, जनता पे लगाया गया है, तो जनता को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये क्या था, पूरा आपका प्रत्यक्ष कर था। सामान्य उदाहरण अगर इसकी बात करें हम तो कौन है, आय कर है, निगम कर है, मृत्यु कर है, उपहार कर है। आय कर क्या है, जो आपके इनकम पर लगता है, आपकी इनकम में कौन सी इनकम, शुद्ध आय पर लगता है, जो आपकी सिर्फ शुद्ध आय पर लगता है, टोटल आय पर नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा है आपका निगम कर। निगम कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये निगम कर आपका वो निगम कर नहीं है जो आप नगर निगम में पे करते हैं। ये निगम कर वो निगम कर कहलाता है जो कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा क्या किया जाता है, पे किया जाता है। ठीक है, अंबानी जी की कंपनी है, कोई और अन्य कंपनियां उठा लो, जैसा भी अंबानी अडानी जो भी है सब पे करते हैं, तो कंपनी के रूप में जब वो पे कर रहे होते हैं तो निगम कर है। तीसरा यहाँ पे मृत्यु कर है। अब बोलेंगे मृत्यु कर क्या होता है, तो भाई मृत्यु कर क्या होता है, जो सरकार द्वारा मृत्यु के जो कार्य हैं उसमें टैक्स लगाया जाता है। मृत्यु का कार्य क्या है, तो यहाँ मृत्यु का सिर्फ एक ही कार्य आता है, वो क्या है, जो दाह संस्कार के लिए लकड़ियां लगती हैं उस पे भी सरकारों द्वारा क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार का टैक्स एक बहुत गलत वो है, एक नैतिक रूप से बहुत गलत चीज है। आचार्य चाणक्य बोलते थे कि अगर कोई शासक इस चीज पर टैक्स लगाता है तो वह पाप का क्या होता है, भागी होता है। सरकारें इस पर टैक्स लगाती हैं, वसूलती हैं, पर कहीं ना कहीं फिर सरकारें क्या करती हैं, कुछ ना कुछ सहायता प्रदान कर देती हैं। जैसे कि अगर हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार ने एक संबल योजना चलाई हुई है। संबल योजना के कई सारे प्रावधान हैं, उनमें से एक प्रावधान क्या है कि अगर कोई किसी का निधन हो जाता है किसी गरीब परिवार में, तो उसको 5,000 रुपए की तुरंत
अंत्योष्टि सहायता राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। कहां से, पंचायत भवन से। ठीक है, तो इस प्रकार सरकारें मदद भी करती रहती हैं, पर फिर भी टैक्स लगाना तो हर परिस्थिति में क्या है, गलत है इन चीजों पर। इसके अलावा उपहार कर है, तो जो भी आप उपहार प्रदान करते हैं उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं कि अप्रत्यक्ष करों के गुण क्या होते हैं या अप्रत्यक्ष करों के लाभ क्या होते हैं। तो पहला तो क्या है भाई, न्यायपूर्णता है। न्यायपूर्णता क्या है, तो देखो यहाँ पे न्यायपूर्णता का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप अमीर हैं, आप ज़्यादा कमाते हैं तो आपसे लिया जाएगा, अगर आप गरीब हैं, आप कम कमाते हैं तो आप टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक न्यायपूर्ण स्थिति बनी हुई है कि अगर आप वाकई में गरीब हैं तो आपसे फिर टैक्स लेना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कर व्यक्तियों की करदान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। करदान क्षमता मतलब कि आप टैक्स पे करने वाले ब्रैकेट में आते हैं कि नहीं आते हैं। इन करों का भार धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है, निर्धन वर्ग पर कम पड़ता है। प्रत्यक्ष कर की दरें बहुधा क्या होती हैं, प्रगतिशील होती हैं। प्रत्यक्ष कर की दरें प्रगतिशील होती हैं, इसका मतलब क्या है, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू होती है। इस चीज को हमने कल समझा हुआ है, जब हमने कर प्रणालियां समझी थी, कर प्रणालियां पढ़ी थी हमने, 4 प्रकार की कर प्रणालियां पढ़ी थी हमने। उसमें से एक क्या था आपका, प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली क्या थी कि सिंपल सा उसमें पॉइंट क्या रहता है कि आपकी आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उसमें कर की दर में वृद्धि होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपकी आय 8 लाख रुपए तक है तो हो सकता है आपसे सरकार कोई कर ना वसूलती हो। फिर जैसे ही उसके आप ऊपर जाएंगे, आप 8 लाख से ऊपर जाएंगे तो आपसे सरकार 5% टैक्स वसूल रही है। अगर आप 50 लाख में जाएंगे तो आपसे सरकार 15% टैक्स वसूल रही है। 1 करोड़ जाएंगे तो 30% टैक्स वसूल रही सरकार। ठीक है, तो ऐसे क्या होता जाता है, टैक्स बढ़ता जाता है। दूसरा क्या है, निश्चितता होती है। देखो जो भी आपका टैक्सेशन चल रहा है, सिस्टम चल रहा है प्रत्यक्ष करों का, उसमें लगातार निरंतर परिवर्तन नहीं होता रहता है। इस चीज को आप नोटिस भी किए होंगे कि सरकार जब बजट जारी करती है उसी में कर क्या है, किसी भी कर की दर में कोई वृद्धि करने वाली तो बताती है, या कोई नया कर लगाने वाली तो वो भी बताती है। तो कर व्यवस्था में आप देखेंगे बहुत ज्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं किया जाता है, एक निश्चितता बना के रखने का प्रयास किया जाता है, जो कि कई सालों तक क्या चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। इसके अलावा लोचता है। लोचता में क्या होता है कि ये परिवर्तन करना आसान होता है। अब देखो सरकारों को यहाँ पे क्या करना होता है एग्जैक्टली, लोचता या मृदुता के बीच, लोचता को क्या बोल सकते हो आप, लचीलापन या मृदुता। ठीक है, तो ये लोचता और निश्चितता के बीच आपको, सरकार को क्या करना पड़ता है, साम्य बैठाना पड़ता है, बैलेंस की स्थिति लानी पड़ती है। भाई आपको तो अधिकार है कि आप संसद में जाओ, मनी बिल के रूप में इसको पेश करो, सिर्फ लोकसभा से पास करवा लो भाई कानून बन गया आपका ये। पर दिक्कत कहाँ आएगी, जब आप इसको बार बार परिवर्तन करेंगे। तो आपको अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं करना है, ये सरकार को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला है नागरिक चेतना। अब यहाँ पे नागरिक चेतना का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। तो जब आप डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होते हैं, प्रत्यक्ष कर पे कर रहे होते हैं, तो आपको प्रतीत होता है, आभास होता है उस चीज का कि पैसा जो है वो आपकी जेब से जा रहा है, पैसा आपकी जेब से जा रहा है। इससे क्या होता है, आपको लगता है कि हमारी जेब से जो पैसा गया है वो राष्ट्र के विकास में प्रयोग किया जाएगा। और जब ऐसा होगा कि राष्ट्र के विकास में आपका पैसा प्रयोग किया जा रहा है, सार्वजनिक हित के कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है, लोक कल्याण के कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है, तो आपके अंदर एक आदर्श नागरिक की क्या आ जाएगी, भावना आ जाएगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक आदर्श नागरिक के रूप में उभर करके आएंगे। आप क्या हो जाएंगे, कर्तव्य परायण बन जाएंगे। आप सदैव टैक्स पे करते रहेंगे। ठीक है, आप जैसे क्या हो गया, आपके हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा करी, 10 मौलिक कर्तव्यों की उन्हें अनुशंसा कर दी। उसमें से एक मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा में एक अनुशंसा क्या थी कि कर देना क्या किया जाना चाहिए, मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए, नागरिकों को टैक्स पे करना चाहिए, ये उनका एक मौलिक कर्तव्य है। ऐसी उन्हें रिकमेंडेशन की, सरकार ने जोड़ा नहीं इसको। तो यहां से क्या है, वो चीज कनेक्ट हो जाती है कि आप जब टैक्स पे करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। उससे क्या हो जाता है, आपकी नागरिक चेतना प्रबुद्ध होती है। ठीक है, अगला है उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जब आप टैक्स पे करेंगे तो सरकार निर्माण कार्य करेगी, लोक कल्याण करेगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, सार्वजनिक जन कल्याण को बढ़ावा देगी। इससे क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। फिर क्या है, समानता की स्थापना होती है। अब समानता की स्थापना कैसे होगी, तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रगतिशील होते हैं। यह कर धनी व्यक्तियों पर अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, निर्धन व्यक्ति पर कम मात्रा में लगाए जाते हैं।
इस प्रकार प्रत्यक्ष कर आर्थिक असमानता समाप्त करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा हुआ था कर की परिभाषा में, तो उसमें आधुनिक अर्थशास्त्र में कर को क्या माना जाता है, आय की पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। कैसे? आय की पुनर्वितरण व्यवस्था। अब जब हम उसको आय की पुनर्वितरण व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो मतलब सीधा सा सिंपल क्या है कि आय का अमीर वर्गों के बीच में जो संकेंद्रण है, उस संकेंद्रण को क्या करना, धीरे धीरे कम करना। और वो कैसे करेंगे आप, तो करों की अमीर वर्ग से ज्यादा कर वसूल करके करेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये क्या था, प्रत्यक्ष करों के लाभ थे, गुण थे। पर प्रत्यक्ष करों में बहुत सारे दोष भी विद्यमान हैं। वो दोष क्या है कि पहला तो करों की चोरी होती है। तो देखो, हमने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि जो कर प्रणालियां होती हैं उसमें प्रगतिशील कर प्रणाली को हमने देखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रगतिशील कर प्रणाली में दिक्कत क्या जाती है कि जब बढ़ती हुई आय के साथ आप कर की दरों में वृद्धि करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आती है जब कर देने वाले व्यक्ति को, करदाता को लगने लगता है कि सरकार यहाँ माफिया के तौर पे काम कर रही है, सरकार यहाँ पे तानाशाह बनती जा रही है, सरकार हमारी जेब पे क्या कर रही है, सेंध लगा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर वो क्या करेगा, अपनी आय को सरकार की नजरों से बचाना चालू करेगा। मतलब टैक्स पे करना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। मतलब टैक्स की चोरी करना चालू कर देगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा अवगुण यही है कि व्यक्ति ईमानदारी से भुगतान नहीं करते हैं। समाज में अधिक आय प्राप्त करने वाले वर्ग एवं व्यापारी वर्ग झूठे हिसाब किताब बनाते हैं। ठीक है, व्यापार आदि में अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चीज को आपको आभास होगा कि कैसे वहां पे धांधली की जाती है। इसके अलावा क्या है, दूसरा असुविधाजनक है। तो असुविधाजनक कैसे है, तो प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक व कष्टप्रद हैं। करदाता को आय व्यय का विवरण तैयार करके अधिकारियों के समझ प्रस्तुत करना पड़ता है। अधिकारियों को पसंद नहीं आता है तो फिर वापस वही कहानी चालू हो जाती है। तो इसमें क्या है, ये सब दिक्कत जाती है। इसके अलावा बेईमानी को प्रोत्साहन मिलता है। अब बेईमानी को प्रोत्साहन कैसे मिलता है, तो प्रत्यक्ष कर का भार सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों पर पड़ता है, क्योंकि बेईमान व्यक्ति झूठे हिसाब किताब के व रिश्वत के द्वारा क्या करते हैं, इन करों को बच जाते हैं। तो अन्य व्यक्ति भी क्या, अब सीधी सी बात है, आप एक्स और वाई की दो दुकानें हैं। ठीक है, जो एक्स व्यक्ति है वो बढ़िया क्या काम करता है आपका, पूरा साल भर व्यापार किया, जब भी आईटीआर फाइल करने का समय आया उसने क्या कर दिया, बिना बिल के व्यापार किया हुआ था, सब फर्जी कागज लगा करके उसने टैक्स का पैसा बचा लिया, अच्छी कमाई उसकी हो गई। जो वाई व्यक्ति है वो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा था, पूरा व्यवस्था में बंध के काम कर रहा था, पर बाद में उसको लगा, जब उसने अपने पड़ोसी एक्स को देखा कि भाई ये तो अच्छी कमाई कर लेता है, तो वाई व्यक्ति के दिमाग में भी क्या आ गया, बेईमानी का कीड़ा आ गया। अब वो भी क्या करेगा, सरकार का उल्लू काटेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लालच आ गया क्योंकि उसके अंदर भी। फिर है करों की मनमानी दरें। अब एक करों की मनमानी दरें में क्या है, देखो कि हमारे जैसे आपका उसमें जाइए, क्या बोलते हैं, जीएसटी में, तो जीएसटी में सरकार द्वारा 4 स्लैब बनाई गई हैं सिंपल। कौन कौन सी, 5, 12, 18 और 28 की। और 5, 12, 18 और 28 की जो स्लैब बनाई गई है उसमें क्या है, जो वस्तुएं रखी जाती हैं वो उनकी उपभोक्ता के स्तर के आधार पर रखी जाती हैं। ठीक है, उनकी जैसे जैसे लग्जरियसनेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें क्या बोलता है, परसेंटेज बढ़ता जाता है टैक्स का। वो एक क्या है, वैज्ञानिकता लिए हुए है। उन करों की दरों में क्या है, एक वैज्ञानिकता है। पर हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। सरकार को जितनी मर्जी आती है टैक्स वसूलती है, वो भी कम पड़ने लगता है तो फिर सरकार उसमें सेस लगा देती है, सरचार्ज लगा देती है। ठीक है, तो ये सब सरकार की मर्जी के हिसाब से चलता रहता है। उनको जितना जैसा कम पड़ता है राजस्व, उसके हिसाब से अपना टैक्स वसूलते रहते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका प्रत्यक्ष कर निर्धन वर्ग पर नहीं लगाए जा सकते हैं। ये एक नुकसान कैसे है, देखो हम इस चीज को पहले समझ चुके हैं कि जो प्रत्यक्ष कर है वो न्यायपूर्ण है। न्यायपूर्ण कैसे है, क्योंकि वो अमीर वर्ग पे लगेंगे, धनी निर्धन वर्ग पे नहीं लगेंगे। पर इससे एक समस्या खड़ी होती है। समस्या क्या खड़ी होती है कि अमीर वर्ग और मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है इनके बीच एक खाई बढ़ती जाती है। इनके बीच जो सामाजिक संघर्ष है वो बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है उनको लगता है कि हम टैक्स पे करते हैं और जो बाकी नीचे वाले लोग हैं उनका ना कोई देश के विकास में योगदान है, ना कोई टैक्स पे करते हैं, हमारे पैसों में क्या हो रहे हैं, वो पल रहे हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर अगर आप कहीं किसी डिबेट में बैठेंगे, जब 4 लोग बातें कर रहे होते हैं इस प्रकार यहाँ पे इन सब चीज़ों की, तो यह से ही पॉइंट उठ के आते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं, वहाँ पे बढ़ती हैं। तो प्रत्यक्ष कर सभी नागरिकों पर नहीं लगाए जाते, एक निश्चित सीमा से कम आय वाले लोगों पर लगाए जाते हैं, नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। इस कर के कारण समाज धनी व निर्धन वर्ग में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। हमारा वही पॉइंट कि सभी व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता, सभी व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता, क्यों? क्योंकि कुछ अमीर है कुछ गरीब हैं। पर नैतिक दृष्टि से ये गलत है। नैतिक दृष्टि क्या बोलती है, नैतिकता क्या बोलती है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सबसे बराबर टैक्स लिया जाना चाहिए। मौर्य काल में अगर आप चले जाओगे तो सभी से बराबर टैक्स लिया जाता था, उनकी क्षमताओं के अनुसार सभी से थोड़ा बहुत कर लिया जाता था। अब ऐसा नहीं कि आज की तारीख में सबसे नहीं लिया जाता टैक्स, आज की तारीख में भी सभी से टैक्स लिया जाता है, बराबर टैक्स लिया जाता है सबसे, कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है। लेकिन वो कौन सा टैक्स है आपका, अप्रत्यक्ष कर है। अब आप गरीब हैं, पर अगर आप होटल में जाके खाना खाएंगे, अगर आप बैंकिंग सेवाएं लेंगे तो आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब हैं, आप मध्यम क्लास हैं कि आप अपर क्लास हैं। पर अप्रत्यक्ष करों में क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष करों में ये भेदभाव विद्यमान है। इसके बाद आता है आपका सीमित क्षेत्र। तो सीमित क्षेत्र में क्या है, तो सीधी सी बात है, हमको पता है कि प्रत्यक्ष कर सिर्फ अपर मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है उसी पे लगेगा। मतलब कि सीधी सी बात, एक स्तर से ज्यादा जिनकी कमाई है उन पर लगेगा, और एक स्तर से ज्यादा कमाई किनकी है, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की है। तो इससे क्या होता है, क्षेत्र में क्या आ जाती है, सीमितता आ जाती है, दायरा नहीं बढ़ पाता। इसके अलावा क्या है, अफसरशाही। तो प्रत्यक्ष करों के संबंध में अधिकांश निर्णय कौन लेते हैं, अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। और निर्णय करने में अधिकारीगण क्या करते हैं, भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। ये एक सच्चाई है हमारे देश की कि हमारे देश में जो अधिकांश निर्णय लेते हैं वो कौन ले रहे होते हैं, आईएएस अधिकारी ले रहे होते हैं। और एकदम सच बात है कि आईएएस अधिकारी को एक पैसे का ज्ञान नहीं होता है। बुरा लगेगा सुन के आपको, लेकिन उनको एक पैसे का ज्ञान नहीं होता। पर्यावरण संबंधी कोई निर्णय है, आईएएस अधिकारी लेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई निर्णय है तो स्वास्थ्य सचिव आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, कुपोषण संबंधी कोई समस्या विद्यमान है उस क्षेत्र में, उसका निर्णय आईएएस अधिकारी लेगा। तो आपको अगर उस चीज की बारीकियां नहीं पता हैं, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी तैयार करनी है, उसको भी कौन तैयार करेगा, आपका आईएएस अधिकारी तैयार करेगा। अंतिम निर्णय उसी का होगा, क्योंकि वो वहां का प्रमुख होगा। तो ये समस्या इसलिए जाती है। अब होता क्या है एग्जैक्टली, आप कोई एग्जाम पास करके आ गए हैं, वहां पे आप बैठ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके उसमें नहीं है, उसमें आपके ज्ञान पे वो नहीं है, पर आपको पर्टिकुलर फील्ड का ज्ञान, पर्टिकुलर फील्ड का अनुभव नहीं है। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो समस्या उत्पन्न होगी कि चीज़ों में क्या नहीं रह पाएगी, विशेषज्ञता नहीं आ पाएगी, वैज्ञानिकता नहीं आ पाएगी। हमारे क्षेत्र यहाँ पे हर अधिकांश चीज़ों में जो समस्याओं के विद्यमान होने का कारण यही है। ठीक है, फिर है अपर्याप्त आय है। अपर्याप्त आय में क्या होता है, प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय अधिकांशता क्या होती है, बहुत कम होती है, फलता सार्वजनिक आय थोड़ा सा भी अंश क्या होता है, इन करों से जा पाता है। ठीक है, तो ये जो अफसरशाही वाला पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ये भी है, अगर जैसे आपसे पूछा जा सकता है, कहीं कोई पूछ सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है अभी, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की हम बात करें तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, यूपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं आईएएस अधिकारियों की, उसमें कमी ला रही है और लेटरल एंट्री को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। क्या कर रही है सरकार, लेटरल एंट्री को बढ़ावा दे रही है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली लेटरल एंट्री किया क्यों जा रहा है, सरकार के मतानुसार जाएं हम या फिर एक सामान्य नजरिए से भी देखें, तो लेटरल एंट्री में जो लोग लिए जा रहे हैं वो विषय विशेषज्ञ लिए जा रहे हैं। अगर उनको सड़क निर्माण के लिए कोई व्यक्ति चाहिए है तो कोई सिविल इंजीनियर जो उस क्षेत्र में क्या किया हुआ है, प्रायोगिक ज्ञान रखता है, उसको लिया जा रहा है। अगर उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई परिवर्तन लाना है तो किसी वहां डॉक्टर को, एमएस को ही बैठाया जा रहा है सर्जरी में या जो अन्य चीजों में जो होते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें क्या कर रहे हैं, वहां पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज के आप पक्ष में भी एक तर्क दे सकते हैं कि सरकार द्वारा जो लेटरल एंट्री, उसका पक्ष एक बता सकते हैं आप कि पक्ष में इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये बिना मतलब का डिस्कशन था, हमारे काम का नहीं था, बस याद रखिएगा आप थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो ये क्या था आपका, प्रत्यक्ष करों के दोष थे। ठीक है, अब चलते हैं हमारा आपका यहाँ से क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष कर समाप्त होता है। अब चलते हैं हमारे अगले अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर में। ठीक है, तो देखो प्रत्यक्ष कर क्या था, इस चीज को हमने पहले समझ लिया था, जब करापात और कराघात एक ही बिंदु पर पड़ता है। और वहीं पे हमने समझ लिया था कि जब करापात और कराघात अलग अलग बिंदु पर पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा।
परिभाषा के तौर पे देख लीजिए आप यहाँ पर कि अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका करापात एक व्यक्ति पर तथा कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, या कर के भुगतान का भार दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, अर्थात सरकार द्वारा जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह कर के भार को दूसरे व्यक्ति के ऊपर टाल देता है। व्यापारी पर कर लगाया गया था, व्यापारी ने कर किस पे टाल दिया? ग्राहक पे टाल दिया, उपभोक्ता पे टाल दिया। ग्राहक नहीं बोलना चाहिए, उपभोक्ता बोलना चाहिए, ठीक है। उपभोक्ता पे टाल दिया, उपभोक्ता टैक्स पे करे। रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, टैक्स पे करने का दायित्व किसका है? रेस्टोरेंट ऑनर का है, पर अल्टीमेटली टैक्स वो आप किससे वसूल कर रहा है? हमसे वसूल कर रहा है। बिल में 18% जीएसटी का बंटवारा करके आपको देता है वो कि सेंट्रल का जीएसटी इतना है, स्टेट का जीएसटी इतना है और IGST इतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो परोक्ष कर है जिसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं। वो परिभाषाएं क्या है कि प्रोफेसर डॉल्टन क्या बोलते हैं? तो प्रोफेसर डॉल्टन के अनुसार परोक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है किंतु उसका भुगतान पूर्णतः है आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस चीज को हम पहले ही समझ चुके हैं। दूसरा, JS मिल के अनुसार क्या है? तो परोक्ष कर एक ऐसे व्यक्ति से इस आशा से लिया जाता है कि वह इसे दूसरे व्यक्ति से वसूल करके अपनी क्षतिपूर्ति कर लेगा, ठीक है। हम व्यापारी से कर लिया जा रहा है, पर व्यापारी अपनी क्षतिपूर्ति कहां से कर रहा है? दूसरे से वसूल करके, उपभोक्ता से। तो ये क्या होगा? JS मिल का विचार हो गया। अब आते हैं अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण। जैसे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में क्या देखा था हमने? आय कर क्या है, निगम कर क्या है, मृत्यु कर क्या है, उपहार कर क्या है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? आपका बिक्री कर होता है, सेल टैक्स जिसको बोलते थे, ठीक है। बोलते थे इसलिए क्योंकि अब ये ऐसा कुछ रहा नहीं। आयात निर्यात कर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या है? उत्पादन कर, प्रोडक्शन में जो लगता था, वैट वगैरह लगते थे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा क्या है? मनोरंजन कर। लगभग 22 से 23 प्रकार के टैक्सेस को, सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को मिला करके एक नई व्यवस्था बनाई गई है। उस नई व्यवस्था का नाम क्या है? GST। 2017 से व्यवस्था क्या है? संचालित हो रही है। 1 जुलाई 2017 से व्यवस्था कार्यरत है। तो ये क्या था? आपका पूरा अप्रत्यक्ष कर को परिभाषा के रूप में हमने यहाँ पर समझा। तो अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है आपका अप्रत्यक्ष करों के गुण। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।